दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 4 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार के अधिकांश स्कूलों में 4 जनवरी यानी कि आज से 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फिलहाल एक क्लास में 20 ही बच्चे बैठ पाएंगे। 3 बेंचों के बीच का एक बेंच खाली रखी जाएगी। यह स्कूल परिसर के अंदर भी शारीरिक दूरी बनाकर रखी जाएगी। बिना मास्क किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह स्कूल जाने वाले बच्चों को अभिभावकों से सहमति प्राप्त करना जरूरी होगा। सहमति पत्र लेकर ही बच्चों को स्कूल आना होगा। दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बंद हो जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने नीतीश सरकार में बंद कराई गई चीनी मिलों और फिर उद्योगों को शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने एक और चालू शुगर मिल यानी कि चीनी मिल को बंद करवा दिया। रीगा चीनी मिल के बंद हो जाने से इलाके के हजारों गन्ना किसानों के ऊपर बर्बादी का संकट मंडराने लगा। जी हां, रीगा चीनी मिल के बंद हो जाने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ना तो ये जालिम सरकार युवाओं को नौकरी दे सकती है और न ही उद्योग धंधे स्थापित करके रोजगार के अवसर उत्पादन कर सकती है। चीनी मिल में ताला लटकने की वजह से आसपास के किसानों को करीब 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह पहले ही किसानों का 80 करोड़ रुपया शुगर मिल पर बकाया है। इसकी वजह से किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में गन्ना एक नकदी फसल है। जी हां, यहाँ के किसान सालों से गन्ना उगाकर रीगा चीनी मिल को बेचते रहे हैं। दोस्तों किशनगंज समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल इंडिया की धमक दिखाई दे रही है। जी हां, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अधीन आने वाले करीब 370 रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वाईफाई की सुविधा बहाल कर दी गई है। जी हां, फ्री में हाई स्पीड वाईफाई वाले 370 रेलवे स्टेशनों में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया समेत बिहार के 35 रेलवे स्टेशन शामिल है। जी हां, रेलटेल द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्टिविटी बहाल की गई है। इसका लाभ लेकर यात्री अब स्टेशन परिसर में मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकटें खरीद पाएंगे। जी हां, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सुभानंद चंद्रा के अनुसार 370 रेलवे स्टेशनों पर फ्री में वाईफाई उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने में जुट गई है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि इस बार प्रमंडल बाढ़ चुनाव कराया जा सकता है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि बिहार में 9 चरणों में मतदान हो सकता है। जी हां, ऐसे में अगर आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप अपने पंचायत की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। जी हां, आप जुड़वा लें। साथ ही आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में उन्हीं व्यक्ति का नाम जुड़वा सकता है जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लें। जी हां, वो भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगी। जी हां, इस मतदाता सूची का प्रकाशन पंचायत, प्रमंडल और जिला स्तर पर किया जाएगा। दोस्तों डीजीसीआई ने कल कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी हां, डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फिर भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जी हां, कल भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के 100 देसी टीका कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए सिफारिश की थी, जिसे अब डीसीजीआई ने हामी भर दी है। जी हां, डीसीजीआई ने कहा है कि मेकर्स कैडिला हेल्थ केयर को भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दे दी गई है। डीसीजीआई ने कहा है कि वैक्सीन 110% सुरक्षित है। डीसीजीआई ने कहा है कि किसी भी वैक्सीन में थोड़े साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, यह जैसे दर्द, बुखार, एलर्जी होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की डीसीजीआई से अनुमति मिलने के लिए देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद भारी उठापटक होने का संकेत मिल रहा है। जहां एक ओर जहां नीतीश कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी रालोसपा का विलय जदयू में कर लेंगे। जहां इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। हालांकि अभी तक न ही उपेंद्र कुशवाहा और न ही जेडीयू की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि आई है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो सकते हैं। जी हां, वहीं उपेंद्र कुशवाहा राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले जा रहे हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा बिहार के चुनाव में एक भी सीट जीतने में असफल रही, जिन्हें एक भी सीट नहीं जीत पाई। बिहार विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने के कारण जेडीयू अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जहां इसके कारण पार्टी बिहार में पिछड़े और अकलियत नेताओं को साधने में लगी हुई है। पार्टी इसी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में शामिल कराएगी। जहां उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में भी नीतीश के साथ रह चुके हैं, यानी कि पहले भी नीतीश के साथ रह चुके हैं। दोस्तों, दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा में चोरी करते हुए दो मुन्ना भाई को जांच के दौरान धर दबोचा गया है। जी हां, दोनों की गिरफ्तारी दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित रोज पब्लिक स्कूल सेंटर से की गई है। जी हां, लहरियासराय थाने की पुलिस दोनों से सघन पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि दरभंगा शहर के 16 केंद्रों पर रविवार की सुबह 10 बजे से सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चल रही परीक्षा के बीच लहरियासराय स्थित रोज पब्लिक स्कूल में जब जांच शुरू की गई तो फिर दो मुन्ना भाई पकड़े गए। दोनों दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे थे। जी हां, तत्काल सेंटर की ओर से दी गई सूचना के आलोक में पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फेल है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी की ओर से उठी है। जी हां, बिहार के औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस संरक्षण में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। हालांकि बीजेपी सांसद के आरोपों पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामाधर सिंह ने सरकार का बचाव भी किया। जी हां, पुलिस पर शराबबंदी कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने थाने पर धरना दिया। जी हां, बीजेपी ने पुलिस पर सरकार को बदनाम करने के भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि थाने दलालों के अड्डे बन गए हैं और पुलिस खुलेआम शराब बिक्री को संरक्षण दे रही है। दिखावे के लिए कानून का झंडा केवल कमजोरों पर चलाया जाता है। दोस्तों, बिहार में सियासी दलों के बीच चल रही ऑफर पॉलिटिक्स के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आरसीपी सिंह ने आरजेडी की तरफ से मिल रहे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जी हां, जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने नेता के दम पर है और हमें किसी की ऑफर की कोई भी जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि हम लोग किसी के पास दरख्वास्त लेकर नहीं खड़े हैं। हमारी अपनी ताकत है, हम अपनी ताकत के बदौलत आगे रहेंगे। जदयू को आरजेडी की मदद की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना महामारी में नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है। दोस्तों, सूबे स्तर पर विभिन्न जिलों की 7 निश्चय योजना के लिए काम की परफॉर्मेंस के आधार पर की गई ओवरऑल रैंकिंग में मधुबनी फिर से फिसदी साबित हुआ है। जी हां, बिहार विकास मिशन द्वारा नवंबर के परफॉर्मेंस के आधार पर की गई इस रैंकिंग में मधुबनी टॉप 20 में भी शामिल नहीं हो सका। जी हां, इस रैंकिंग में मधुबनी को 24वें स्थान मिला है। इस रैंकिंग में मधुबनी को 87.63 अंक ही प्राप्त हो सका है। इस रैंकिंग में मधुबनी जिले से सूबे के 23 जिलों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। जी हां, हालांकि सूबे के 14 जिलों की स्थिति तो मधुबनी से भी बदतर रही। इस रैंकिंग में टॉप 10 जिलों में जहानाबाद, शिवहर, नालंदा, कैमूर, बक्सर, नवादा, शेखपुरा, सीवान, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिला शामिल है। दोस्तों, वैसे तो बिहार में महंगाई पीछे नहीं छोड़ती है, लेकिन फिलहाल सब्जियों के भाव में भारी राहत दिखाई दे रही है। जी हां, सीमांचल, मिथिलांचल और मगध सहित पूरे बिहार में अब सब्जियों के दाम गिरने से थाली में तरकारी की हरियाली दिखने लगी है। जी हां, इस समय कई मौसमी सब्जियां 20 रुपए प्रति किलो के आसपास हैं, जो अक्टूबर में 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। जी हां, अक्टूबर में हरी मटर, कटहल का भाव 100 रुपए से ऊपर थे, जो अब जमीन पर आ गए हैं। जी हां, अक्टूबर की तुलना में आधे से भी कम भाव में सब्जियां उपलब्ध है। कीमत गिरने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है। अक्टूबर में बरसात के मौसम वाली सब्जियां खत्म हो रही थी और जाड़े के मौसम वाली सब्जियों की आमद कम थी। इस वजह से भाव में भारी तेजी थी। जी हां, हालात ये थी कि सब्जियों की खरीदारी में कटौती करनी पड़ती थी। जी हां, 100 रुपए में बमुश्किल 2 से 2.5 किलो सब्जियां मिलती थी। अब स्थिति बदल गई है। जी हां, 100 रुपए में अब 4 से 5 किलो तक सब्जियां मिल रही है।
दोस्तों बिहार के नालंदा जिले के छोटे से गांव की रहने वाली अर्पणा ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर न केवल अपने परिवार का बल्कि नालंदा और बिहार का भी मान सम्मान बढ़ाया है। जी हां, नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके की मेगी गांव की रहने वाले अर्पणा के पिता के गुजरने के बाद उसकी मां गीता कुमारी ने उसकी पढ़ाई लिखाई समेत अन्य जरूरत को पूरा करके उसे इस काबिल बनाया कि आज उसने देश भर में बिहार का नाम रोशन किया। जी हां, आपको बता दें कि अर्पणा ने पिछले 30 दिसंबर को केदारकंठ की 12,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। जी हां, परिवार वालों का कहना है कि वे स्पोर्ट में अपना कैरियर बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहती है। उसकी तमन्ना है कि वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराकर भारत का नाम रोशन करें, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने की वजह से उसे ऐसा करने में कठिनाई हो रही है। जी हां, ऐसे में परिवार वालों सरकार से अर्पणा के लिए सहायता की मांग की है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, राहुल गांधी ने आंदोलनकारी किसानों की तुलना सत्याग्रहों से की है और कहा है कि किसान सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि देश चंपारण जैसे त्रासदी का सामना कर रहा है। जी हां, तब अंग्रेजी कंपनी बहादुर थे और अब पीएम मोदी के दोस्त कंपनी बहादुर हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि लेकिन आंदोलनकारी किसान सत्याग्रही हैं, वे अपना हक लेंगे। सत्याग्रह सरकार की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक विरोध का एक तरीका है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका अपनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था। उन्होंने किसानों के मजबूरन इंडिगो खेती करने के खिलाफ आंदोलन किया था। भारत सरकार धूम्रपान की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक मसौदा तैयार कर रहा है। यदि ये मसौदा कानूनी रूप तैयार कर लेता है तो फिर धूम्रपान की कानूनी आयु बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। इस ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिनके अनुसार स्कूलों और फिर कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद, सिगरेट आदि की बिक्री, नकली और अवैध सिगरेट का उत्पादन और फिर बिक्री पर 5 साल तक की कैद और फिर 5 लाख जुर्माना हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी के टीके पर भरोसा नहीं है। तो वहीं अब अखिलेश यादव अपने इस बयान के बाद जमकर ट्रोल हो रहे हैं। जी हां, और डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को एक बार फिर से अपने बयान पर सफाई दी है। जी हां, अखिलेश यादव ने लिखा है कि कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए भाजपा सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट ना समझे और अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करें। यह लोगों के जीवन का विषय है, इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। गरीबों के टीकाकरण की निश्चित तारीख घोषित हो इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की थाली वाली वैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। जी हां, उन्होंने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णय के मोड़ में बताया है। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है वे भारत में बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर वैज्ञानिकों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि डीसीजीआई भारत के सीरम संस्थान और भारत बायोटेक के टीकों को स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वस्थ और कोरोना मुक्त राष्ट्र के लिए मार्गों को तेज करता है। भारत को बधाई, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तनकर्ताओं को बधाई। दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन आज 40वें दिन में प्रवेश कर गया है। जी हां, दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ 2 दिन से हो रही बारिश के बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं में डेरा डाले हुए हैं। बारिश ने भले ही खलल डाली है मगर किसानों का जोश ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, किसान लगातार कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार एक बार फिर सोमवार यानी कि आज 4 तारीख को किसानों के साथ बातचीत करेगी। किसानों ने कहा है कि समस्याओं के बावजूद भी हम यहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई तथा बादल छाए रहने और फिर पूर्वी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है।
दोस्तों बिहार में सियासी उठक पटक जारी है। तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम की वजह से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष हर एक मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इधर सत्ता पक्ष के नेता भी हर एक वार को जवाब दे रही है। जी इसी क्रम में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर जेल में बैठे बैठे बिहार की राजनीति को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा है कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच लगभग 2 दशक पुरानी दोस्ती से जलने वाले तत्वों की वजह से हमारे बीच एक बुरा दौर आया और गुजर भी गया। हमें जनता ने जब फिर से सेवा का मौका दिया तो फिर विपक्ष की छाती फटने लगी। उन्होंने कहा कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रांची रिम्स से जेल नियमों का उल्लंघन करके मोबाइल फोन के जरिए लगातार आरजेडी नेताओं को निर्देश देकर तोड़फोड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। जिन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को कमाई का जरिया बना लिया था, वे मलाई ना मिलने के कारण के रूटीन प्रशासनिक काम को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। दोस्तों 55 साल बाद भारत के हल्दीबारी और बांग्लादेश के चिलहाटी के बीच रेल सेवा शुरू होने से सीमांचल का अब बांग्लादेश से सीधा रेल संपर्क बहाल हो गया है। जी इसका सीधा लाभ सीमांचल के किसानों को मिलेगा। जी खासकर मखाना, मक्का, जूट, चाय, गेहूं और चावल की मांग अधिक होने से सीमांचल के किसान अब अपना उपज सीधा बांग्लादेश भेज सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। जी हाँ, सीमांचल में अनुमान के मुताबिक 20,000 टन मखाना, 50,000 टन मक्का और 5,000 टन चाय का उत्पादन हो रहा है। हल्दीबारी चिलहाटी रेल रक्षक बहाल होने से अनाज की मांग भी बढ़ेगी और किसानों को मुनाफा भी ज्यादा होगा। जी हाँ, दरअसल हल्दीबारी चिलहाटी रेल लिंक के शुरुआत होने से यह रेल संपर्क किशनगंज होकर शुरू हो चुका है। जी हाँ, 55 साल बाद शुरू हुआ यह रूट न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भूटान, म्यांमार आदि पूर्वोत्तर के देशों के लिए गेटवे बन जाएगा। जी हां, इस नए रेल रक्षक की वजह से बांग्लादेश की दूरी कम होगी, जिससे सीमांचल के रास्ते पूर्वोत्तर के देशों के साथ साथ कृषि आधारित व्यापार को गति मिलेगी। सीमांचल सहित पूरे कोसी के इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे मक्का, मखाना, जूट, गेहूं, चावल, केला, आलू और चाय जैसे उत्पादों की मांग अब बांग्लादेश में मांग पहले की अपेक्षा में बढ़ेगी। दोस्तों बिहार के लगभग 300 मुखिया के लिए एक बुरी खबर है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वे मुखिया नहीं रह पाएंगे। दरअसल वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हां, मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समितियों के लिए भी ऐसा ही संकट आने वाला है। हम आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल मई में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। जी हां, इस बार चुनाव में बिहार में अब लगभग 8,000 ही मुखिया होंगे क्योंकि 300 पंचायतों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि राज्य में अब 117 नए नगर निकायों का गठन होने जा रहा है। जी हां, इतना ही नहीं, कई नगर निकायों को तो विस्तार भी होने वाला है। जी हां, और वही मुख्य कारण है कि करीब 300 ग्राम पंचायतें अब नहीं रहेगी, यानी कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायतों का नए सिरे से गठन होगा क्योंकि इन पंचायतों का अधिकतर हिस्सा नगर निकायों में गया है, पूरा नहीं गया है। दोस्तों बिहार पुलिस का एक थानेदार 11 साल की नौकरी में करोड़पति बन गया है। जी हां, बिहार पुलिस का थानेदार ने ड्यूटी के दौरान सिर्फ कमाई पर ही फोकस करता है। उनकी कमाई के आगे बड़े बड़े अधिकारी भी फेल हो गए हैं। जी हां, वे कुछ सालों में ही करोड़पति बन गया है। पूर्णिया के मरंगा के पूर्व थानेदार मदन कुमार को सस्पेंड करके विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मदन 11 साल नौकरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। जी हां, उनके पास से करीब 400 ग्राम सोने का आभूषण बरामद हुआ है। इसके अलावा वे अपने पास लग्जरी कार भी रखे हुए हैं। जी हां, मदन के खाते में वेतन के अलावा 40 लाख रुपए जमा हैं। इसके अलावा 2 बैंकों की खाते की जांच की जा रही है जिसके बारे में वे जानकारी छिपाकर रखा हुआ था। पूर्णिया के ही एक बिल्डर से 3 BHK का बिल्डिंग खरीदा है। उनके 2 बैंक खाता है जिनमें एक पूर्णिया जिले के सिंधिया SBI ब्रांच में, दूसरा तुलसीपुर स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है। बताया तो यह भी जा रहा था कि मदन जिस थाने में तैनात होता था वहां पर दलालों का गैंग तैयार करता था, जिसके बाद दलाल उसके लिए काम करते थे और केस को समझौता के नाम पर डील करते थे जिससे लाखों की कमाई होती थी। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया है। राजद बार बार यह कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर रही है। यह कहकर तेजस्वी यादव जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि RJD अभी नहीं बल्कि कभी भी सरकार नहीं बना सकती है। जी हाँ, RJD के नेता सपने देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में नई सरकार बनी है, इतने कम दिनों में सरकार काम नहीं कर रही है, यह कहना बेईमानी होगी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, उनसे मिलने में कोई गुनाह तो नहीं है।
दोस्तों इस साल के अंत तक बिहार कैडर के कई सीनियर आईपीएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। जी हां, रिटायर होने वाले अधिकारियों में डीजी रैंक से लेकर डीआईजी रैंक तक के अधिकारी शामिल है। डीजी रैंक में 3 अधिकारी 2021 में रिटायर होंगे। इसके अलावा डीआईजी रैंक के 3 अधिकारी और एसपी रैंक के 1 अधिकारी रिटायर होंगे। जी हां, फिलहाल में बिहार कैडर के 206 अधिकारी हैं, जिसमें 7 कम हो जाएंगे। इसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर डीजी रैंक के अधिकारी राजेश चंद्र दिनेश चंद्र बिष्ट इस साल 30 नवंबर को रिटायर होंगे। जहां 31 अगस्त को बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल रिटायर होंगे। दोस्तों किसान आंदोलन के बीच देश में लागू नए कृषि कानूनों के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार की घेराबंदी की है। जी तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 साल पहले बिहार के किसान को फसल बेचने की आजादी दी गई थी। राज्य में 2006 के अंदर एमएसपी एक्ट को खत्म किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। किसानों की आमदनी न तो बढ़ी और न ही उसे एक्ट खत्म होने का कोई सीधा फायदा मिल पाया। जब बिहार के किसानों के लिए 2006 में राज्य सरकार ने एमएसपी को लागू किया था। किसानों को फसल बेचने के लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि विकल्पों की आजादी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला। 3 प्रमुख फसलें धान, गेहूं और मक्का के लिए खेत की फसल की कीमतों और एमएसपी के बीच की खाइयां तो चौड़ी हो गई या फिर एक ही स्तर पर बनी हुई है। धान के लिए फसल की कीमतों में रुझान है। बिहार में शरद और सर्दियों दोनों में धान की खेती की जाती है और इस विश्लेषण के लिए 2 कीमतों में से अधिक लिया जाता है। हरियाणा को इस तुलना से बाहर रखा गया है क्योंकि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले चावल की खेती ने खेत के फसल की कीमतों को एमएसपी से बहुत अधिक स्तर पर ढकेल दिया है। इससे यह लगता है कि कम फसल की कीमतों ने पंजाब और हरियाणा की तुलना में बिहार में कृषि मजदूरों को दबा कर रखा है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में मजदूरों का पलायन हुआ है, बाहर जाना पड़ रहा है। दोस्तों बिहार में लगातार घुसपैठियों की पकड़े जाने के बावजूद भी गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हां, कटिहार जिले में 5 अफगानी नागरिक और झारखंड में इंटरनेशनल अपराधी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के पकड़े जाने के बाद अब सीमांचल, मिथिलांचल, पश्चिम बंगाल और फिर सभी सीमाई इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। खासकर नेपाल से सटे इलाके पर गृह मंत्रालय के विशेष नजर बनी हुई है। जी हां, जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल के आसपास के कुछ इलाकों में बांग्लादेश के भी सीमा सटी है और यहां पर भी खुले बॉर्डर पर फायदा उठाकर आपराधिक तत्व भारत की सीमा पे प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भी सीमाई इलाके पर स्थित बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को 24 घंटे गश्त करने और फिर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मिथिलांचल, कोसी सीमांचल से पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाके पर 150 से अधिक संदिग्ध लोग रह रहे हैं। ये लोग अपनी पहचान को भी खुफिया रखकर गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले दिनों कटिहार में पकड़ाए गए 5 अफगानिस्तानी नागरिकों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिस आधार पर जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, नेपाल भी अब भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाला घर बन गया है। बताया जाता है कि कई देशों के ऐसा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल जो लोग भारतीय क्षेत्र में गड़बड़ी करते हैं वे आसानी से नेपाल में रह रहे हैं। कोरोना के बाद से लगातार इंडो नेपाल के बिगड़ते रिश्ते का फायदा इस तरीके से भारत विरोधी कार्य करने वाले लोग उठा रहे हैं। दोस्तों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकारों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है और किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। इससे किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। जब बुजुर्ग किसान किसी तरीके से शांत हैं, लेकिन युवा किसान बार बार उग्र हो रहे हैं और वे कभी NH 44 से गाँव के रास्ते KGP से KMP को रोक रहे हैं तो कभी दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में युवा किसानों का शांत रखना किसान संगठनों के नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए उनको बैठक तक करनी पड़ रही है। नेताओं ने खुद कहा है कि सरकार के कारण आंदोलन लंबा होने से युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन सभी से शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। नेशनल हाईवे 44 के कुंडली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। वहां किसान आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतनी ठंड के बीच भी किसान का हौसला कम नहीं हो रहा है। इस बीच किसानों और सरकारों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसका हल कोई भी निकल नहीं रहा है। जी हां, किसानों के अभी तक 40 दिन हो चुका है।
दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट मिलते हैं। जी इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बीच एआईएमआईएम का उभार ममता बनर्जी की चिंता का सबब बना है। जी हां, बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से अधिक हैं, जबकि कई जिले में 25% से अधिक की हिस्सेदारी है। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ओबीसी ने कहा था कि वह बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या करेगा कोई? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की यह प्रक्रिया तब सामने आई थी जब उन पर महागठबंधन की ओर से आरोप लगाया था कि उनकी वजह से बिहार में मुस्लिम वोट बटे और महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई। इस पर ओवैसी ने कहा कि अगर यह बात है तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की हार क्यों हुई? हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी और चुनाव पर तैयारियों पर चर्चा की थी। जहां बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही ओवैसी ने ऐलान कर दिया था कि उनका अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 30% है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है और ओवैसी रविवार को सुबह बंगाल पहुंच गए हैं। जी सुबह वे हैदराबाद से विमान से कोलकाता पहुंचे। दोस्तों बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को पूरे बिहार भर में मानव श्रृंखला बनाने की अपील महागठबंधन में शामिल दलों से की है। जहां पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने इसके लिए महागठबंधन की पार्टियों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, सीपीआई और सीपीआईएम को पत्र भी लिखा है। जी साथ ही कहा गया है कि सहमति बनी तो फिर महागठबंधन की बैठक बुलाकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी राज्य सचिव के हस्ताक्षर वाले पत्र को लेकर पार्टी नेता राजाराम और कुमार परवेज शनिवार को महागठबंधन की पार्टी के कार्यकर्ताओं में गए और उस पर चर्चा की। कुमार परवेज ने बताया कि राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तनवीर हसन, सीपीआई के राज्य सचिव डॉक्टर राम नरेश पांडे और फिर सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता गणेश शंकर सिंह को पत्र सौंपकर मामले की पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों बिहार में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफल रहा, यह दावा करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टीकाकरण को लेकर हमारी तैयारियां काफी अच्छी है। वैक्सीन मिलने पर किसी भी दिन टीकाकरण शुरू हो सकता है। शनिवार को केंद्र के निर्देश पर कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में राज्य में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट सफलतापूर्वक किया गया। जहां मंगल पांडे ने कहा है कि टीकाकरण के दौरान लोगों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 3 कक्ष बनाए गए हैं। पहला प्रतीक्षा कक्ष, दूसरा टीकाकरण कक्ष और तीसरा निगरानी कक्ष होगा। जी टीकाकरण के बाद लोगों को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में रहना होगा ताकि टीकाकरण के बाद किसी प्रकार की परेशानी होने पर वैसे लोगों का उपचार हो सके। दोस्तों बिहार के नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ लेने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तबादले की नीति बनाने के लिए गठित कमेटी फिलहाल इस पर मंथन ही कर रही है। हालांकि दिसंबर में ही प्रक्रिया तेज हो गई है और माना जा रहा है कि 1-2 दिनों के बाद कमेटी अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप देगी। जहां बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली में शिक्षकों के अपने नियोजन इकाई में ही तबादले का प्रावधान था, लेकिन जुलाई 2020 में शिक्षकों की घोषित सेवा शर्त में शिक्षा विभाग ने दिव्यांग और महिला शिक्षकों को अंतर जिला तथा अंतर नियोजन इकाई तबादले की छूट सेवा अवधि में एक बार के लिए कर दी है। जहां 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से करीब 1.5 लाख को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों देश में इकलौते राज्य बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा। जी हां, 1 महीने में कितनी और फिर किस दिन बिजली खपत हुई उसमें पूरा ब्यौरा उसका लिखा हुआ रहेगा। जी हां, कंपनी की ओर से मिलने वाले इस सुविधा के कारण उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो सरकारी या फिर गैर सरकारी सेवाओं में हैं। जी हां, और जो कार्यरत संस्थान या फिर विभागों से बिजली बिल की प्रतिपूर्ति लेते हैं। जी हां, राज्य के सभी 1.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को चरणवार तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने हैं। जी हां, अभी पटना के दर्जन भर मोहल्ले सहित राज्य के 2 दर्जन शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर फ्री में लगाए जा रहे हैं। जी हां, कंपनी ने अनुरोध किया है कि मीटर लगाते समय अपना मोबाइल नंबर और अगर है तो फिर ईमेल आईडी भी जरूरी दें, जिससे उन्हें बिल भेजा जा सके। जी हां, जिनके पास स्मार्ट मोबाइल होगा वह सुविधा ऐप और फिर बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर बिजली की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हां, हर महीने के प्रथम सप्ताह में ही लोगों को बिल मिल जाएगा, लेकिन वैसे उपभोक्ता जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है यानी कि जो स्मार्ट मोबाइल नहीं यूज करते हैं वे चाहे तो नजदीक के बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल प्राप्त कर सकते हैं। जी मीटर के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कंपनी की ओर से कंप्लेंट भी दिए जा रहे हैं।
दोस्तों बिहार के सारण जिले के डीएम सुब्रत सेन जो सुपौल जिले के रहने वाले हैं, जहां उसका घर सुपौल में है और डीएम साहब के घर में कुछ महीने के अंदर 2 बार चोरी हो चुकी है। जी हां, इस घटना ने सुपौल पुलिस की नींद उड़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी का घर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या होगा। मिली जानकारी के अनुसार सारण जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन का सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमरहाड़ी बाजार में घर है। जी हां, यह घर महीने से बंद पड़ा है, यहां ताला लटक रहा था, लेकिन शनिवार की सुबह को ताला टूटा हुआ देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर पता चला कि चोरों ने मुख्य गेट ही नहीं बल्कि अंदर के कमरों के भी ताले तोड़ डाले और फिर सामान की चोरी कर ली। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक अच्छी खबर लेकर आई है। अब ट्रेन छूट जाने के डर से बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ने वालों को अब चलती गाड़ी में भी टिकट देने की व्यवस्था की जा रही है। जी हां, फिलहाल रेलवे की यह सुविधा अभी शुरुआती दौर में सुपर फास्ट ट्रेनों में लागू की गई है। आपको बता दें कि रेलवे फिलहाल आरक्षित टिकट देने की सुविधा केवल सुपर फास्ट ट्रेनों में शुरू किया है और बाद में इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।